ठीक है, तो कल की क्लास में IEEE हो चुका था। अब आज हम लोग करेंगे एनसी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चंस का 10% चांस होता है कि 10%, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम रहती क्या है। ठीक है, बस जानना जरूरी कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये स्टैंडर्ड्स, है ना। ठीक है, तो सेकंड है हमारा एनसी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक स्टैंडर्ड बनाई है जिसके थ्रू बहुत सारे जो हम लोग कमेंट्स देखते हैं, जैसे ईमेल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो कमेंट सेक्शन होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे फोरम्स होते हैं, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, तो ठीक है, ये सारे में जो पोस्ट डलते हैं या कोई भी टाइप के कमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फोरम पे कोई अगर मैसेजेस होने हैं, ठीक है, तो वो सारे एनसी स्टैंडर्ड्स पे डलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एनसी स्टैंडर्ड कौन कौन बनाया है, साथ में यहाँ पे देखो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब IEEE जो अभी है, ठीक है, पहले इसको AI बोलते थे, अब IEEE नाम हो गया इसका। ठीक है, ASME, ठीक है, ASCE मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इंजीनियर्स AIME। ठीक है, अब माइनिंग के साथ साथ उसमें माइनिंग, मेटलर्जिकल, पेट्रोलियम सब जुड़ चुका है। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो ये 5 सोसाइटी मिल के एनसी स्टैंडर्ड्स बनाई है। ठीक है, और कब बना था, 1918 में बना था, और उसके बाद आज तक वो अपडेट हो ही रहा है, हर साल अपडेट होता है। ठीक है, तो एनसी स्टैंडर्ड्स जो है, एनसी ऑल्सो डेजिग्नेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड और ANS when the institute determines that the standards were developed in an environment that is equitable, accessible and responsive. ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स, देखो, consensus by a group that is open to representative in all interest parties, broad based public review, comment on draft standards, ठीक है, consideration of and response to comments। ठीक है, जितने पब्लिक रिव्यू होते हैं या फिर कमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो पोस्ट किया जाते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, या तो ईमेल पे रिप्लाई किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे जो होते हैं वो एनसी स्टैंडर्ड्स पे डलते हैं। आया समझ में। लेकिन आजकल तो कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर फॉलो करना है तो हम लोग एनसी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ठीक है, आया समझ में। जब भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है या फिर कोई ऐप बनता है या फिर कोई भी उसमें ऐसा कमेंट सेक्शन है, पब्लिक रिव्यू जिसमें आता है, ठीक है, तो वो सारे जो फॉर्मेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली डले रहते हैं किसमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसीलिए वो कमेंट्स जो होता है हमेशा ट्रैक हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी पोस्ट में अगर हम लोग कुछ गलत कमेंट डालते हैं, ठीक है, तो वो सब ट्रैकेबल होते हैं। याद है ना, जैसे कि कभी होता है कि आतंकवाद से रिलेटेड कुछ अपन सर्च नहीं कर सकते हैं, पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो कैसे पता चलता है कि पोस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। है इसका सब। ठीक है, तो ये सारे रिव्यूज़ जो होते हैं या फिर पब्लिक पोस्ट जो होते हैं इंस्टाग्राम,
या फिर गूगल पे भी हम लोग फोरम वगैरह में चैट करते हैं, या ट्विटर में जो चीज़, सब चीज़ ट्रैकेबल होता है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो होता है, कुछ कुछ कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या कुछ पोस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू वो स्टैंडर्ड जो होता है उसका वायलेट हो जाता है। आया समझ में? तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो कमेंट्स के लिए, पब्लिक रिव्यूज़ के लिए होते हैं या किसी पोस्ट के लिए होते हैं, वो एनसी स्टैंडर्ड्स में होते हैं। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ITU पे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, ITU स्टैंडर्ड जो होता है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, जितने भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्लोबली यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे स्पेक्ट्रम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेक्ट्रम में 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, ठीक है, ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम अलग होता है, रेडियो स्पेक्ट्रम अलग होता है, सैटेलाइट्स के लिए स्पेक्ट्रम अलग होता है। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स कौन से होने चाहिए किसी भी सैटेलाइट्स के। ठीक है, ठीक है, तो जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, दुनिया में कितने भी टाइप के नेटवर्क होते हैं, या वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, ठीक है, या टेलीफोन कम्युनिकेशन हो, या इंटरनेट कम्युनिकेशन हो, डेटा कम्युनिकेशन हो, कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, सभी के स्पेक्ट्रम, रेडियो सिग्नल्स, ठीक है, सैटेलाइट सिग्नल्स, या फिर जो भी इस टाइप के सिग्नल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो सारे सिग्नल्स या जो भी इंस्टॉलेशन होता है हम लोग का, सब एक स्टैंडर्ड में होते हैं। वो स्टैंडर्ड है ITU, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, लेटेस्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एरोनॉटिकल एंड मैरीटाइम नेविगेशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट बेस्ड मीटेरोलॉजी, ठीक है, कन्वर्जेंस इन फिक्स्ड मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एक्सेस, डेटा, वॉइस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स। इसका एंट्री कहाँ की जाए? ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे एरियाज है ITU के। ठीक है, ब्रॉडबैंड, लेटेस्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसके अंदर जितने भी आजकल न्यू 4G 5G 6G ये सारे हैं। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के भी जनरेशन अभी बढ़ रहे हैं, ब्लूटूथ 5 आ गया, अभी 6 आ गया ब्लूटूथ। ठीक है, 6 और ज़्यादा फास्ट भी है, रेंज भी ज़्यादा है, प्लस उसमें मोर डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एरोनॉटिकल या मैरीटाइम नेविगेशन, ठीक है, एरोनॉटिकल में भी आजकल क्या हो गया है कि हम लोग वहाँ पे भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। पता चला होगा जो लोग फ्लाइट में जा रहे हैं। ठीक है, जो आजकल टेलीकॉम कंपनीज़ है जैसे कि जियो, ठीक है, एयरटेल, ठीक है, या BSNL, ठीक है, ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो फैसिलिटीज़ कहाँ पे भी दे रही है, वो एरोप्लेन के अंदर में भी फैसिलिटीज़ दे रही है इंटरनेट एक्सेस का। ठीक है, वॉइस का तो नहीं दे रही है लेकिन इंटरनेट एक्सेस का दे रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि वहाँ पे हम लोग एयरप्लेन मोड पे डालना पड़ जाता था। ठीक है, आजकल जब से 4G टेक्नोलॉजी आ गया उसके बाद क्या हो गया, एयरप्लेन मोड का कोई मतलब ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब वो सिग्नल तो वहाँ है ही नहीं, वो पर्सनल सिग्नल वहाँ का यूज़ कर रहा है। मतलब हर एक फ़्लाइट में अपना एक पर्सनल उसने ऐसा सिग्नल बनाया जो दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से होता है। ठीक है, उसके रिचार्ज भी अलग होते हैं। ठीक है, जियो के ऐप में जाके देखोगे तो वहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो वो आजकल लेटेस्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ में आ गए। ठीक है, जो एरोनॉटिकल या फिर मैरीटाइम, ठीक है, जो मरीन में भी रहते हैं, सब मरीन्स जो होते हैं, ठीक है, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो पनडुब्बी से भी कैसे कनेक्ट होते होंगे। ठीक है, वहाँ से भी वायरलेस के थ्रू होते हैं, वो रेडियो वेव्स होता है जिसको समुद्र से वहाँ पे कुछ कुछ स्टेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एरिया में उन लोग अपने स्टेशन लगा के रखते हैं, उस स्टेशन के थ्रू वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और वहाँ से वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, स्टेशन मीन्स क्या होते हैं
कि कोई शिप वहाँ पे है, ठीक है, और शिप को एक जगह ले जाके छोड़ देते हैं, और शिप के नीचे से एक एंटीना रहता है। मतलब एंटीना कहाँ रहता है, ऊपर के डायरेक्शन में रहता है, वो नीचे के डायरेक्शन में रहता है एंटीना, ठीक है। तो एंटीना से वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है और शिप जो है वो पानी के ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। वैसा एक स्टेशन बना के रखते हैं, ठीक है। तो वो सारे स्टेशन से एरोनॉटिकल या मैरीटाइम जो नेविगेशन होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। फिर आता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है कि जैसे कि हम लोग को पता है कि कहाँ के सिग्नल्स, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि एलियन खोजते रहते हैं नासा वाले, ठीक है। दूसरे जो प्लैनेट्स वगैरह है वहाँ पे एलियन है कि नहीं है, या यूएफओ कहाँ से आया, ठीक है। तो वो सब रेडियो एस्ट्रोनॉमी के में क्या होता है कि वहाँ से कोई दूसरे टाइप के सिग्नल्स उन लोग पकड़ते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कहीं एलियन है, जैसे कोई कोई भी एक प्लैनेट मान लो, या फिर कहीं पे भी, ठीक है, छोटा सा प्लैनेट है जिसको आज तक खोज नहीं पाए, ठीक है। वहाँ पे मान के चलो एलियंस रहते हैं, ठीक है, मतलब जीव कोई ना कोई रहते होंगे, ठीक है। तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी होगी, तो उन लोग भी कहीं ना कहीं से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। या फिर कोई फ्लाइट जाती है, या कोई यूएफओ आसपास से जा रहा है, ठीक है, तो वो सारे चीज़ें भी सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जैसे फ्लाइट भी है वो भी सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि वो एयर को चीरते हुए निकलता है, ठीक है। तो वो भी कोई ना कोई प्रकार का सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। तो वो सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे रेडियो एस्ट्रोनॉमी होता है, तो ये सारे सिग्नल्स को वो पकड़ता है और उसमें वो लोग रिसर्च वगैरह जो भी करना है वो करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड मीटेरोलॉजी, ठीक है, इसमें भी जो दूसरे प्लैनेट्स है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई हमारा सैटेलाइट गया है, वहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग किसी चैनल के लिए हम लोग सैटेलाइट लगा के रखे हैं, ठीक है, तो उस टाइप के अलग अलग टाइप के सैटेलाइट बेस्ड वहाँ मीटरोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ITU स्टैंडर्ड्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस इन फिक्स्ड मोबाइल फ़ोन, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस, डेटा, वॉइस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स, ठीक है। दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो 5G ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। तो 5G है, वहाँ पे एक न्यू रेडियो चालू होने वाला है, ठीक है। एक रेडियो सिग्नल में एक नया जनरेशन चालू होगा, ठीक है, जैसा अभी VOLTE बोलते हैं, ठीक है। अभी का टेक्नोलॉजी जो है वो VOLTE में चलता है, ठीक है। सभी लोग जानते होंगे इसको, सबके मोबाइल में एक आइकन दिखाता होगा वोल्टी का, ठीक है। अब जैसे ही 5G लॉन्च होगा ये आ जाएगा VORN पे, सॉरी NR पे, ठीक है, VONR आ जाएगा। इसका मतलब होता है वॉइस ओवर न्यू रेडियो, ठीक है। वॉइस ओवर न्यू रेडियो ये एक नया टाइप का रेडियो सिग्नल होगा जिसके थ्रू वॉइस भी ट्रांसमिट होगा और साथ में डेटा भी ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे LTE टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, यहाँ पे न्यू रेडियो का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। LTE का फुल फॉर्म मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, गूगल कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाली है, ठीक है, आए समझ में। तो ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड्स है वो ITU के रेगुलेशन से चलते हैं, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ISO स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जितने सारे स्टैंडर्ड्स बनते हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे सब के सब ISO सर्टिफाइड होते हैं। मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट बनता है या कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो मैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, मैंने किस किस चीज़ों का यूज़ किया है उसमें, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है मेरा उसका क्वालिटी क्या है, वो किस स्टैंडर्ड का है, ठीक है,
तो ये सारा डिसाइड कौन करता है, आईएसओ स्टैंडर्ड से डिसाइड करता है। इसके लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड बोलते हैं उसको। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप लोग देखेंगे ऐसे, एक पृथ्वी का होता है, उसमें से बॉक्स बॉक्स बने रहता है और आईएसओ कुछ कुछ लिखे रहता है, ISO 9001:2001 इस टाइप से कुछ लिखे रहता है, ठीक है। या फिर जैसे हम लोग ट्रेनिंग वगैरह भी कहीं करते हैं, तो ट्रेनिंग भी वहाँ से करना चाहिए जहाँ पे आईएसओ सर्टिफाइड वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्वालिटी पे स्टैंडर्ड एक दिया जाता है, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है क्वालिटी पे, ठीक है। मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका मटेरियल बहुत अच्छा है, उसका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ठीक है। या फिर वहाँ से जो प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कोला है, कोला जानते हो, कोका कोला वाला, ठीक है। वो आज से 10 साल पहले भी वही क्वालिटी थी, आज भी वही क्वालिटी है उसकी, कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है उसके, ठीक है। जैसे कैडबरी है, कैडबरी जानते हो, ठीक है। कैडबरी के हर एक चॉकलेट जो होते हैं वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके बनाए जाते हैं, उसमें जो शुगर डलती है वो हाई क्वालिटी की रहती है। अरे तो देखो, वो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोग एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखो, सब के लिए अलग अलग टाइप की क्वालिटी आती है। देखो, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक रिटेल शॉप के लिए अलग होता है, रिटेल मार्केट जो है वो अलग होता है, इंटरनेशनल मार्केट अलग होता है, ठीक है, और ये सुपर बाजार वाले मार्केट अलग होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो चेनिंग होती है इन लोग की, एक रिटेल चेनिंग होती है, एक जो क्या डिपार्टमेंटल या फिर ऐसी कोई चेनिंग बोलते हैं जिसमें सब पूरे सुपर मार्केट, डी मार्ट, सुपर बाजार, ठीक है, बिग बाजार, ये सारे आते हैं, ठीक है। थर्ड होता है इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग बनती है, ठीक है। लोकल मार्केट के लिए लोकल टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, प्रॉफिट उतना ही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को लोकल मार्केट में ज़्यादा सस्ता मिल जाता है सामान, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग एक साबुन लेके आ रहे हैं, जैसे लक्स साबुन लेके आ रहे हैं, ठीक है, मैं बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लक्स साबुन खरीदना, लक्स वेलवेट एक साबुन आता है, उसको खरीदना, ठीक है, उसको सुबेला मार्केट से खरीदना, और सेम जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना डी मार्ट से, ठीक है। पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है, दोनों अलग लगेगा, ठीक है। वहाँ पे भी वही प्राइस में मिलता है, वहाँ पे भी जाओगे सेम प्राइस मिलेगा, लेकिन यहाँ दुकान वाला अगर 5 का सेट लोगे तो वो 90 रुपये में देगा, और वहाँ पे लोगे तो 110 रुपये का मिलेगा, ठीक है। प्राइस दे रहे हो तो क्वालिटी भी हम लोग को मिल रही है, ठीक है। तो वो जो सुपर मार्केट वगैरह है वो डील किससे करती है, हाँ पहले सुन लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे को बाजार पूरा पता है, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, ठीक है, वो उन्हीं के साथ डील करती है जो अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपने सर्विस को आईएसओ सर्टिफिकेशन या फिर आईएसओ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर कर रही है या सर्विस दे रही है। आया समझ में। अब थोक बाज़ार की बात है, तो थोक बाज़ार में तो जैसा जो डीलर है वो डील कर दिया, जितने बेच दिया उतने बेच दिया, ठीक है। बाज़ार का कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता, ठीक है। जितने शेयर मार्केट्स वगैरह होते हैं वो जितने में बिक जाए, डेली उसका रेट चेंज होता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट के डेली रेट चेंज होते हैं, ठीक है। जो एमआरपी हम लोग बोलते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, तो एमआरपी जो होता है वो भी अलग अलग तरीके से तय होता है। जैसे आज का प्रोडक्शन मेरा कम हुआ, एमआरपी ज़्यादा में बिकेगा, मतलब जो उसका थोक प्राइस रहेगा, ठीक है, जो उसका मतलब एक थोक में देने वाला रहता है और एक मैक्सिमम रिटेल मान के चलो 100 रुपीज़ है। अगर मेरा मान के चलो आज के डेट में अगर मैं 10,000 प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करता था और आज मेरा किसी कारण से 8,000 या 7,000 हुआ, तो मैं प्राइस हाई में बेचूंगा उसको, जो मैं 50 में देता था अब उसको 70 में बेचूंगा आज के दिन। जैसे ही मैं उसको 70 में बेचूंगा, वहाँ से मेरा शेयर मार्केट डाउन होगा, शेयर में जो मार्केट में जो प्राइस होगा शेयर का प्राइस डाउन होगा, ठीक है। अगर मैं उसको 50 में दे रहा हूँ, सस्ते में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे प्राइस हाई होगा,
क्योंकि प्रॉफिट मैं हाई कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो जितना सामान बिका और जितने में वो बिकता है एक्चुअल में मार्केट में, दोनों का डिफरेंस शेयर में जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से वहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ये पूरा मार्केट चलाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैंडल करती है। ठीक है, जैसे कि जो एप्पल होता है, एप्पल जो कंपनी है वो अपने फ़ोन्स जो है बाहर से भेजती है, यहाँ पे इंपोर्ट होता है फ़ोन्स। ठीक है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसका, ना असेंबलिंग है, कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फ़ोन्स जो होते हैं बाहर से आते हैं। ठीक है, जब इंपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो कंपनी से इंपोर्ट हो रहा है वो आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं है, तभी वो इंपोर्ट होता है। ठीक है, नहीं तो कस्टम में पकड़ा जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा साल भर। ठीक है, 1 साल बाद वो नीलाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो कंपनी हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉलो करके करते हैं, तभी इतनी बड़ी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो पा रहा है। अगर मान के चलो मैं कुछ भी घटिया सा सामान बना लिया और उसको एक्सपोर्ट करना चाहूँगा तो लेगा कि कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो ये सब कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे आईएसओ के थ्रू हो रहा है। आया समझ में? ठीक है, आईएसओ क्लियर है। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ एरियाज देख लो यहाँ पे। आईएसओ ऑल्सो पब्लिशेस टेक्निकल रिपोर्ट्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल कोरिगेंडा, ठीक है, और गाइड्स। ठीक है, ये सारे चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आईएसओ सर्टिफाइड के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, तो उसके टेक्निकल रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे भी, या फिर बुक्स भी आती है इसकी। एक बुक आती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी होती है। ठीक है, अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक है, अब EIA जो है एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स का एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ठीक है, या वो सिग्नल पे काम करता हो, इलेक्ट्रिकल पे काम करता हो, इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता हो, या फिर कोई दूसरे चीज़ों में काम करता हो। ठीक है, तो ये सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ठीक है, तो ये सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यहाँ पे देखते हैं, रेडियो टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर, ठीक है, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो रेडियो सेक्टर्स होते हैं या फिर जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितने भी आइटम बनते हैं, ठीक है, वो सब एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। EIA का, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसी से वो बनाएंगे, उसी से वो ट्रेड करेंगे। ठीक है, और एक बात है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही है ये। ठीक है, हर कंट्री का अलग अलग EIA होता है। ठीक है, इंडिया का अलग होगा, सब जगह का अलग होगा, लेकिन लगभग लगभग 90% रूल सेम रहता है सबके लिए। ठीक है, हर कंट्रीज के लिए यहाँ पे अलग अलग बनाया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट आते हैं ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ETSI में क्या होगा, ये एक ऐसा नॉन प्रॉफिट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट बनाते हैं, इक्विपमेंट मेकर्स और नेटवर्क ऑपरेटर, ठीक है,
जो भी रूटर स्विच ये सारे बनाते हैं, या फिर कोई रेडियो सिग्नल जनरेट करने वाले डिवाइसेस बनाते हैं, या फिर जो नेटवर्क टावर वगैरह जो लगाते हैं उसके लिए जो डिवाइसेस बनाते हैं, स्पेशल सर्वर्स होते हैं वो डिवाइस बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है, या फिर नेटवर्क ऑपरेटर्स जो होते हैं जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, ठीक है। वोडाफोन तो इंडिया में सड़ चुका है अब, ठीक है, जब आया था तो बहुत धूम मचाया था, ठीक है, क्योंकि जब से आइडिया के साथ जुड़ गया बर्बाद हो गया है, ठीक है। जैसे एयरटेल है, ठीक है, BSNL हो गया, ठीक है, और अपना जियो हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क ऑपरेटर है जिसके थ्रू ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है। जनरली यूरोप ने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। आजकल वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ETSI हैज़ बीन सक्सेसफुल स्टैंडर्डाइजिंग द लो पावर रेडियो शॉर्ट रेंज डिवाइस GSM सेल फोन सिस्टम एंड टेट्रा प्रोफेशनल मोबाइल रेडियो सिस्टम। इतने सारे एरिया पे ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। लो पावर रेडियो जैसे कि हम लोग ट्रांजिस्टर्स वगैरह देखते हैं, वॉकी टॉकी होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज डिवाइसेस मतलब हम लोग कुछ ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग छोटे दूर तक सिग्नल ट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है। GSM सेल फोन सिस्टम होता है जो 2G हम लोग देखते थे, तो GSM पे वर्क करता है, ठीक है। जो भी आज के मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो GSM पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। टेट्रा प्रोफेशनल मोबाइल रेडियो सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं, इक्विपमेंट जो होता है वो सारे ETSI स्टैंडर्ड से ही बनते हैं, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, आया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो ETSI देख रहे हैं, ठीक है। ETSI वॉज क्रिएटेड बाय केप्ट इन 1988 एंड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूरोपियन कमीशन एंड द EFTA सोफिया एंटीपोलिस फ्रांस, ठीक है। यूरोप और फ्रांस में उसने बनाया था, ठीक है। ETSI इज ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT, ठीक है, विद इन यूरोप में ही कर रहा था, लेकिन आज के डेट में ये पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिलेटेड एरियाज सच एज इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आजकल सारी चीज़ें टेलीकॉम से जुड़ गए हैं, ठीक है। मेडिकल जो स्कैनिंग होती है या कोई टेस्टिंग होती है, सारे चीज़ों में आजकल नेटवर्क जुड़ गया, तुरंत हम लोग को सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो ये रहा ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन उसके बाद आता है W3C, ठीक है। ये लास्ट स्टैंडर्ड है हमारा W3C, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या करता है? वेब में यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है। किसके वेबसाइट पे कैसा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट में कंटेंट किस फॉर्मेट में डलने चाहिए, उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, अगर रीजनल लैंग्वेज है तो कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारे W3C बनाता है, ठीक है। जो उसके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, फाइल ट्रांसफ़र करने हैं तो कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। हाइपर लिंक है तो कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? W3C बताएगा, ठीक है। W3C ऑल्सो एंगेजेस इन एजुकेशन एंड आउटरीच, डेवलप सॉफ्टवेयर एंड सर्व एज ए ओपन फोरम फॉर डिस्कशन अबाउट द वेब, ठीक है। W3C जो है वो अपना एक डिस्कशन फोरम भी दिया हुआ है जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर W3C अगर मैं खोल के दिखाऊँ इसमें W3C, ठीक है, तो इसका एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। वेब फॉर ऑल, सबके लिए है, एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेशनलाइजेशन, वेब सिक्योरिटी, ठीक है। देखो इतनी सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेवलपर्स के लिए भी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो वेब में डलती है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो है इसके, ठीक है। वेब डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन, वेब ऑफ डिवाइसेस, वेब आर्किटेक्चर, सिमेंटिक वेब, XML टेक्नोलॉजी, वेब ऑफ सर्विसेज, ब्राउजर्स एंड ऑथरिंग टूल्स,
ठीक है, इतने सारे स्टैंडर्ड्स बनाता है। ठीक है, मतलब आज के डेट में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वेब के लिए, सब के सब किससे स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करती है? W3C की। ठीक है, जो HTML है, HTML, CSS या कोई भी टाइप की स्क्रिप्ट यूज़ होती है, ठीक है, PHP हो गया, ASP.NET, JSP, ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग सर्वर से रिलेटेड या किसी वेब से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें किससे बनती है? W3C स्टैंडर्ड को यूज़ करके बनती है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो इतने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं हमारे डेटा कम्युनिकेशन पे। क्लियर? कोई डाउट है? अभी क्लास तो नहीं है ना? 12:45 से। 2 मिनट लगेंगे, अंदर जाइए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अटेंडेंस लगा लिए सब लोग?